सरकार की नीतियां चाहे एक दिशा में चले या उसके आगे ट्रैक 1 ट्रैक 2 का जिक्र होते हुए चले, लेकिन जनता का मूड इस दौर में बिल्कुल अलग हो चुका है। याद कीजिए 2014 और याद कीजिए अब 2015, दोनों स्थिति हम आपको दिखलाते हैं, क्योंकि ये जनता के भीतर का मिजाज क्या। आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी दल को बहुमत मिला, 31% वोट, 282 सीट। इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी दल को अपने बूते बहुमत में आने का मौका केंद्र सरकार के भीतर नहीं मिला था, लेकिन मिला। वहीं 2015 की क्रांति दिल्ली में नजर आई, 53.5% वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से में और 70 में से 67 सीट। ये पहली बार जनादेश का एक बरस के भीतर जो इतिहास रचा गया वो सब कुछ सबकी आंखों के सामने है। इसके ठीक पहले, जरा सा कुछ पहले चले जाइएगा तो जहन में आपको आएगा कि दरअसल दिल्ली में तो एक दौर में आंदोलन हो रहा था। आंदोलन से ही तो राजनीति हुई और उसी राजनीति से तो दो चेहरे निकले। लेकिन आइए उस आंदोलन के वक्त के नायक अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं और किस रूप में केंद्र सरकार को चिता भी रहे हैं और आने वाले वक्त में दिल्ली में सरकार केजरीवाल बना रहे हैं, उन्हें सीख भी दे रहे हैं। जरा पहले उनको सुन लीजिए। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी की हवा बन गई, हवा बन गई, हवा बन गई। अरे ये हवा नहीं थी और ना हवा है। लोगों को जो आपने आश्वासन दिया था उसका पालन नहीं किया, इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। आज भी लोगों को अरविंद के प्रति विश्वास है कि हमारे लिए ये लड़ेगा। इतना है कि मेरी अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना। क्या गलती? मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करना। सैंपल, जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अन्ना हजारे नसीहत के जरिए चेता भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल को भी, और प्रधानमंत्री मोदी की लहर नहीं थी, बल्कि जो भरोसा और आश्वासन था वो नहीं है। योगेंद्र जी, सवाल ये नहीं है कि हम लोग इस पे टिकट टिप, सवाल ये है अब इस देश के वोटर को क्या चाहिए। इस देश के वोटर ने केंद्र की सत्ता इस तरीके से बदल दी, इतिहास रच दिया। दिल्ली की सत्ता ऐसे बदल दी, इतिहास रच दिया। इवन जम्मू में और कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी घुसी है वह भी एक ऐतिहासिक मौका है। सवाल यह है कि जनता जिस मूड में है, हमारे यहाँ की राजनीति उस मूड में क्यों नहीं आ पा रही है, जीतने के बाद भी क्यों नहीं आ पा रही है, क्या वजह है इसकी? जनता लोकतंत्र के औजारों के माध्यम से अपने लिए कुछ ढूंढ रही है, अपने लिए बेहतर जिंदगी के तरीके ढूंढ रही है, अपने लिए कुछ रास्ता ढूंढ रही है। पार्टियां उसका एक जरिया बनती हैं। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी है क्या? कोई पार्टियों जैसी पार्टी तो नहीं है। ये तो इस देश के आम आदमी में ये जो आत्मविश्वास आया जन लोकपाल आंदोलन के जरिए, उस आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है, उसका एक निमित्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में लोक कभी कभार हावी होता है, आमतौर पर तो तंत्र ही हावी रहता है। आज उनमें से एक क्षण है। आज से 2-3 साल पहले जो एक उम्मीद जागी थी, राजनीति में आशा का एक दिया जो टिमटिमाया था, जो लोकसभा चुनाव के बाद लगा चलो ये दिया भी बुझ गया बेचारा, आज वो दिया दोबारा जल उठा है। वो बहुत बड़ी बात है। उस दिए के जरिए जनता क्या हासिल करती है वो हमें देखना है। और आम आदमी पार्टी तभी तक प्रासंगिक है जब तक वो इस बड़े परिवर्तन का निमित्त बन के रह सकती है, इसका एक वाहन रह सकती है। ये एहसास योगेंद्र जी हमारे दोस्तों को है। योगेंद्र जी, आप अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। अन्ना आंदोलन के वक्त संसद की चूल्हे हिल रही थी। पहली बार हमने देखा था तमाम राजनीतिक दल संसद के भीतर एकजुट होकर अन्ना से आग्रह कर रहे थे अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि जनता का जमावड़ा दिल्ली के रामलीला मैदान में बढ़ता जा रहा था। सवाल यह है कि जो मिजाज आंदोलन में था, क्या वो आप राजनीति में आने पर लागू कर सकते हैं? दूसरा हिस्सा, सत्ता मिलने के बाद क्या जिस इकोनॉमिक पॉलिसी और तमाम परिस्थितियों को कांग्रेस ने अपनाया उसके आगे बीजेपी ले जा रही है, इससे इतर क्यों दिखाई नहीं देता है? चाहे वो देश को बाजार बनाना हो, चाहे विदेशी पूंजी लाना हो, उन्होंने कम लाया, हम ज्यादा लाएंगे, हम लेकिन बाजार बनाएंगे देश को। क्या आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं और इस
और इस सिस्टम के हिस्से के जरिए कहीं एक खतरे की घंटी आप लोगों के सामने भी मंडराएगी, जिसका जिक्र बार बार राशिद साहब मतलब एक संकेत में कह रहे हैं और हर राजनेता यही मान के चल रहा है, अरे इंतजार कीजिए साहब, ये डूब जाएंगे। पुण्य प्रसन्न भाई, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं, मुझे संकोच नहीं। हाँ, हम सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं इस अर्थ में कि संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर, संसदीय लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उसके भीतर रह के हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बहुत सीमाएं हैं। लेकिन अगर संसदीय लोकतंत्र के भीतर रहते हुए आप जमीन भूमि सुधार, जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है उसके खिलाफ कुछ सवाल उठा सकते हैं, अगर इसके भीतर रहते हुए आप अडानी को 5,000 करोड़ रुपए के जो लोन है उसके सवाल उठा सकते हैं, इसके भीतर रहते हुए आप ये पूछ सकते हैं कि लोगों ग्राम सभा को अधिकार क्यों नहीं मिल रहे, तो मैं समझता हूं कि एक तरह से आप व्यवस्था के अंदर रहते हुए व्यवस्था की जो चार दीवारी है उसको थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं, उसका जो लाल डोरा है उसे आप थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और यही एक संघर्ष होता है व्यवस्था परिवर्तन का। व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष हमेशा उस व्यवस्था के बाहर खड़े होकर उसको गिराने का नहीं होता। ये एक पुरानी रोमांटिक धारणा थी। व्यवस्था बदलने के तमाम बड़े जो काम होते हैं वो उस व्यवस्था के भीतर रह के उसकी चौहद्दी को बदलने के काम होते हैं। आम आदमी पार्टी इस कठिन काम में जुड़ी है, इसमें जोखिम है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो इस देश में हमने देखा है, आज हमने उसके जोखिम कम देखे हैं, आज तो उसकी संभावना ज्यादा देखी है। किसने सोचा था कि इस चुनावी लोकतंत्र के माध्यम से सत्ता में आई 8-10 महीने पुरानी सरकार को, जो कि तमाम तरह के अपने एक अहंकार में डूबी हुई थी, उस सरकार को हिलाया जा सकता है। आज तो लोगों की उस जज्बे को सलाम करने का वक्त है, आज उम्मीद का वक्त है। नहीं, जज्बे को सलाम जाहिर तौर पर आप, हमें लग रहा है कि इसीलिए आपके साथ तमाम राजनीतिक दल आज बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन शहनवाज जी, एक मैसेज योगेंद्र जी के जरिए निकल रहा है। शहनवाज जी, सवाल यह है, राज्य जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वो पीपीपी सिस्टम खोजता है, वो कॉरपोरेट का एक पूंजी खोजता है, वो विदेशी निवेश चाहता है, उसके पास एक अपनी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं कि हाँ हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस देश में सबको रोजगार दिलाएंगे। वो कंपनियों के हवाले चीजें कर देता है। पीने का पानी तक तो साहब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया। क्या क्या किस किस रूप में, और मुनाफा करोड़ों अरबों का बन रहा है। पूरा हेल्थ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, पूरा एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट में। सरकार जिम्मेदारी मुक्त है, उसे लगता है जो पैसा लेकर आएगा वो रोजगार करे, आगे बढ़ाए। जी बोलिए। पुनप्रसन जी, इसीलिए तो नरेंद्र भाई ने तय किया कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, हम बहुत सी चीजें, आज तो दिवाली का दिया भी हम चाइना से ला रहे हैं, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी भारत में उपभोक्ता के लिए चीज होगी वो भारत में बनेगी ताकि रोजगार मिल सके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, स्किल इंडिया कॉन्सेप्ट, ये इसी सोच का प्रतीक है। अभी जो हमारी केंद्र की सरकार है, जैसे योगेंद्र जी की पार्टी को 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हमें भी 5 साल के लिए केंद्र में वो मैंडेट मिला है, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि रोजगार पैदा हो, ताकि लोगों के लिए, जैसे पीने का पानी आपने कहा, इस विषय को सरकार ने लिया है, तो जो केंद्र की सरकार है इस कंसेप्ट को ही तो आगे बढ़ा रही है। और जहां सवाल है कि आज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ चीजें हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हमारी सरकार ने आने के बाद तो कुछ चीजें दी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि देश का नौजवान बेरोजगार नहीं हो, हर नौजवान के हाथ में नौकरी हो, किसान खुशहाल रहे, और इस पर सरकार काम कर रही है। अभी तो पूरा बजट भी नहीं आया, इस सरकार का पहला पूरा बजट होगा, वो तो 4 महीने का बजट था, ये पहला बजट होगा, और आप देखेंगे कि जो हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। पूरा देश इंतजार कर रहा है शहनवाज जी, नजर रखिएगा। यकीनन शहनवाज जी, पूरा देश इंतजार कर रहा है। राशिद साहब, अब तो आप लोग सत्ता में नहीं है, ना दिल्ली में है ना केंद्र में है, अब जरा ईमानदारी से एक चीज बताइए, क्या कोई प्रोविजन इस देश में है ऐसी पॉलिसी का जिसमें इस देश में गांव का पलायन रुक जाए? हम 2019 में इस बात का जिक्र ना करें कि दिल्ली की जनसंख्या 4 करोड़ हो गई, 2 से 4 करोड़ तक पहुंच गए। क्या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई सरकारों के पास पॉलिसी है, या सिवाय ये फरेब होता है? क्या है स्थिति? देखिए मैं कहूँगा आपसे ये बात, आज शाहनवाज साहब की पार्टी दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के अंदर आम पार्टी की सरकार बन गई है। मैं तो एक हारी हुई पार्टी का नुमाइंदा हूँ, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हारा हुआ आदमी जीतने वाले लोगों को रास्ता बताए
के इस रास्ते पर चले। यानी आप हाथ ये खड़ा तो कर अपने सकते हैं कि अपने कोई रास्ते रास्ता खुद नहीं तय है। करेंगे। नहीं, ये तो अपने अपने रास्ते अपने आप तय करेंगे, लेकिन मुझे तो वही रास्ता नजर आता है जो मेरी पार्टी ने तय किया था कि हमें पंचायत तक ताकत देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने उसे पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। जब तक ताकत गांव तक नहीं जाएगी तब तक गांव का आदमी दिल्ली आता रहेगा। और दूसरी तरफ आज तो नारे लग रहे हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो। मुझे तो डर लगता है कि इस देश उसी मुद्दे पे भविष्य क्या होगा। राशिद अल्वी साहब, राज किसी ये मुद्दे पर लाते लव हो जिहाद, और बच्चे नारे पैदा कुछ करो, और इस मुद्दे से लगाते बाहर हो। आते ही नहीं है। आज भाई मुझे बोलने दो शाहनवाज साहब, उसके इस बाद मुद्दे को आप छोड़ मेरी दीजिए। आवाज क्यों दबा रहे हो? मेरी आवाज क्यों दबा रहे हो? नहीं, आपकी आवाज तो नहीं दबा रहे। ताकत को दिल्ली नहीं दबा से रहे। गांव तक ले जाना पड़ेगा, कम्युनलिज्म खत्म करना पड़ेगा, अपनी ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा, जो दिल्ली के लोगों ने साबित किया है कि हम सब एक हैं। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर क्या कोई कमी छोड़ी? एक तरफ इमाम साहब से बयान दिलवाया, आधे घंटे में बैठ के उसको एक्सप्लॉइट करने की हमने बयान दिलवाया, और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बाकी तमाम लोग 100% इकट्ठा हो जाओ। क्या मतलब है इस बयान का? कि जो मुसलमान है वो एक तरफ चला जाए, बाकी लोग इकट्ठा हो जाओ, और फिर कहते हो कि हम कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते, हम सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं। जवाब देना चाहते हैं वो, लेकिन हमें लगता है ये बात प्रधानमंत्री तो फिर कुछ हम और बोल उसी रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं है। कि इमाम देश को साहब उसी एक चक्रव्यूह तरफ में बार-बार प्रधानमंत्री बुलाया मोदी जी को अपने यहाँ बुलाते नहीं है, और दूसरी तरफ इमाम साहब के बारे में भी कह रहे हैं कि हमने बयान दिलवा दिया। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जो विषय आज रिलेवेंट नहीं है उस विषय को उठाते हैं, आम पार्टी एक विषय को बार बार उठाते हैं, संप्रदाय। मैं तो आम पार्टी का बयान हम ये कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक सौहार्द में यकीन रखते हैं, हम सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं। जो बयान दिया इमाम बुखारी साहब ने, इमाम बुखारी को आप हमसे कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं तो हम ही कहेंगे ना कि आपके 10 बजे के प्रोग्राम में, पुन प्रसून जी के प्रोग्राम में आके प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मैं भी तो उन्हीं की तरफ से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास के नारे पर चलते हैं, सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। ये हमने एक नहीं अनेक बार पीएम ने कहा है, उसको क्यों नहीं मानते? आप कोई बयान को पकड़ के बैठ जाते हैं। इसका मतलब दिल्ली के फैसले से आप कोई सबक लेने वाले नहीं। अब दिल्ली से सबक तो हासिल कर लो कि सही रास्ता क्या है। दिल्ली से तो हमने मान लिया कि दिल्ली में हम चुनाव हारे हैं। शहनवाज जी, मैसेज तो यही है कि पुलिस होती है तो चोरी नहीं होनी चाहिए, पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस खामोशी से खड़ी रहे और चोर चोरी करके भी निकल जाए तो कोई मतलब नहीं है। बयान तो देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, क्योंकि आप केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर हैं और आपकी सरकार है, चल रही है जनाब। ये मैसेज आना चाहिए और बहुत कड़क रूप में आना चाहिए। हमने रोका है, कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राशिद अल्वी साहब अपने हर डिबेट में वो बयान जरूर लाते हैं। लव जिहाद, घर वापसी, ये सब विषय कांग्रेस का विषय है, ये बीजेपी का विषय नहीं है। कोई बयान देता है और कांग्रेस उसको 1000 बार बोलती है। क्या योगेंद्र जी यही वो स्थितियां हैं जिस वजह से आप लोग जीत गए? अब बाकायदा मैं समझता हूं कि ये दोनों जो सवाल हैं, एक तरफ देश में बंटवारे की राजनीति का सवाल है, धर्मांधता का सवाल है, दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों का सवाल है। शहनवाज जी कहने के लिए कुछ भी कह लें, टीवी पे अच्छी बात कहते हैं, भले आदमी हैं, ये भी जानते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है और जनता ने कह दिया है कि जनता को कैसा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि टीवी पे सब कुछ बात करेंगे, लेकिन वापस जब पार्टी में जाएंगे कहेंगे यार कुछ गड़बड़ हो रही है, रोको नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस मैं इतने में संतुष्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो टीवी के ऊपर कबूलें, सबके सामने माने कि पार्टी ने बहुत गलत काम किए। और रही बात इकोनॉमिक पॉलिसी की, मैं समझता हूँ वहाँ बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ वो लोग हैं जो कि आज भी एडवाइस कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि कमी ये रह गई है कि आपने आर्थिक उदारीकरण को गति से नहीं चलाया, जो आज की इस हार से ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा और तेजी से चलाना चाहिए।
दूसरी तरफ वो हैं जो कहेंगे कि नहीं भाई देखो, इस देश के अंदर आम आदमी भी है, इस देश के अंदर गरीब है, और वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है जो कुछ हो रहा है इस देश के अंदर। इसका मतलब है योगेंद्र जी, जिम्मेदारी आप पर बड़ी आ गई है। है। दिल्ली एक मैसेज, एक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है, जिम्मेदारी बड़ी आ गई है। दोहरी और तिहरी जो कहिए, जिम्मेदारी बड़ी आ गई, जिम्मेवारी आ गई है। जिम्मेवारी इस बात की है कि सरकार चलानी है, वायदे पूरे करने हैं। जिम्मेवारी इस बात की और भी है कि चूंकि विपक्ष नहीं है तो हर आवाज को सुनना है, अदब से सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जिम्मेवारी ये भी है कि वैकल्पिक राजनीति के जिस प्रतिनिधि के रूप में जनता ने हमें विश्वास जगाया है, हम उस वैकल्पिक राजनीति के सपने के प्रति सच्चे हों। आसान नहीं है, बहुत भारी काम है। अरविंद भाई ने खुद कहा डर लगता है। यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक कमेंट शहनवाज जी आपसे जरूर चाहेंगे। 7 तारीख को एग्जिट पोल आया, आपने कहा हम जीत रहे हैं। 8 तारीख को आपके पूरे नेताओं से पूछा गया, सबने कहा हम जीत रहे हैं। 9 तारीख को फिर पूछा गया, आप लोगों ने फिर कहा हम जीत रहे हैं। 10 तारीख को आपने कहा ये क्या हो गया? ये नेतागिरी है या ये नब्ज पकड़ पाने की स्थिति से आप लोग दूर हो चले हैं, क्या है ये? नहीं, ये दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी का माहौल था, उस नब्ज को हमने पकड़ने में जरूर कमी रही होगी, तो हम हारे हैं। वाजपेयी जी, आज सारे शब्द आपके हम पर सही होंगे क्योंकि हम हारे हैं। योगेंद्र जी जीते हैं, इसलिए उनकी हर बात सच्ची मानी जाएगी क्योंकि वो जीते हैं। जो लोकतंत्र में जो जीतता है उसी को सलाम है। तो आज हम कह सकते हैं बड़े हृदय से कि हम हार से सीखेंगे।